So hi friends, welcome to Bio Study with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. So महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं क्लास 9 का, ठीक है। तो 9 का अभी साइंस हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा शुरू है जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। तो इसके 6 पार्ट्स हमने ऑलरेडी बना दिए हैं, बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है विद बेस्ट हैंड रिटन नोट्स के साथ अभी यहाँ पर एक्सप्लेन हुआ है, ठीक है। तो ये पार्ट्स इसका 7 है। तो अभी तक आपने जो ये 6 पार्ट नहीं देखे तो प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर उसे देख सकते हो। ये जो है ये इसका पार्ट नंबर 7 है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यहाँ पर जाकर आप सब्सक्राइब करो, उसके साथ साथ ये बेल आइकन को भी हिट करो। अगर आपको कोई भी डाउट है क्लास 9 साइंस से रिलेटेड तो आप मुझे यहाँ पर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर पार्ट 7 चैप्टर नंबर फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन के पार्ट 7 को स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है, इसके अंदर हमको पढ़ना है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम हमको पता है m इज इक्वल टू एम वी। जो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी उसको हम बोलेंगे मोमेंटम। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम? मोमेंटम बोलते हैं। तो सपोज एन ऑब्जेक्ट ए हैज़ मास m1। अगर सपोज कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास जो है वो m1 है एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी u1, उसकी इनिशियल वेलोसिटी को हम un कंसिडर करेंगे। एंड b हैज़ मास m2 और b का जो मास है वो m2 है एंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस टू फार्मूला फॉर मोमेंटम, मोमेंटम का फार्मूला हमको पता है। तो द इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए इज, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? m1 का होगा u1 और b का मतलब m2 का क्या होगा? u2। सपोज दिस टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड्स, अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे में कोलाइड्स हो जाएंगे तो क्या होगा? लेट द फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी f1। तो ए पे जो फोर्स है, फोर्स ऑन ए बी का, तो उसको हम कंसिडर करेंगे f1 एंड द फोर्स विल कॉज एक्सेलरेशन इन ए एंड इट्स वेलोसिटी विल बी y1। तो उसकी वेलोसिटी होगी v1। सो आप देख सकते हो यहाँ पर मोमेंट ऑफ ए आफ्टर कोलिजन होगा m1 एंड v1 अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? आल्सो एक्सर्ट इक्वल ऑन फोर्स बी, बिकॉज अगर ए ने जितना फोर्स बी पे लगा है उतना ही फोर्स ये ए पे भी वापस लगेगा, बिकॉज ये इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है जो कि हमने देखा था न्यूटन्स थर्ड लॉ, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन में। एंड दिस विल कॉज अ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी, और बी का भी मोमेंटम चेंज होगा एंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन v2, और उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। मोमेंट ऑफ ए आफ्टर कोलिजन वो होगा m1 v1 और उसके बाद मोमेंटम ऑफ बी आफ्टर कोलिजन वो होगा m2 v2। इफ f2 इज द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट b, तो सबसे पहले हमने देखा था m1 v2 एंड इसका ऊपर का फोर्स था f1 और ये जो है वो b वाले के साथ, ये a वाले के साथ, ठीक है। तो ये a वाले, ये b वाला। तो b वाला जो ऑब्जेक्ट था उसके ऊपर जो आफ्टर उसका कोलिजन होगा उसके बाद उसका मोमेंटम होगा m2 v2 और जो फोर्स होगा उसके ऊपर एक्ट हुआ वो होगा f2। एंड फर्स्ट वाले में था m1 v2 एंड m1 v1, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में है m1 v1, उसके साथ उसके ऊपर जो फोर्स लगा वो होगा f1। तो देखो f2 इज इक्वल टू माइनस f1। तो f2 क्या है? तो जो कहाँ पर b ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा वो होगा a ऑब्जेक्ट के माइनस में, बिकॉज ये फोर्स अपोजिट में जो है लगता है, इसलिए अपोजिट में है, इसलिए प्लस एंड माइनस आएगा। देन ये f2 का क्या है? हमने लिखा था m2 a2 इज इक्वल टू माइनस m1 a1। तो m2 a2 इज इक्वल टू माइनस m1 a1 आएगा, बिकॉज यहाँ पर वेलोसिटी की जगह पर हम एक्सेलरेशन लिखते हैं। वो हमको पता है कि वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम उसका फार्मूला है एक्सेलरेशन का, और एक्सेलरेशन वहाँ पर हमने a जो है वो लिख डाला। तो यहाँ पर आएगा m2 a2 इज इक्वल टू माइनस m1 a1, ये आएगा f इज इक्वल टू ma के अकॉर्डिंग में। तो यहाँ पर देखो m2 इज इक्वल टू a2 का क्या है? तो v2 माइनस u2 अपॉन t, बिकॉज ये एक्सेलरेशन का फार्मूला है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी v2 अपॉन v2 माइनस u2, और यहाँ पर v जो है वो 2 है और यहाँ पर v1 है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे v2 वहाँ पर जैसे u1, और ये m2 एंड m1 इन m2 सिमिलर, बिकॉज ये मासेस है, ठीक है उसके। तो m2 इंटू ये a का जो है वो यहाँ पर हमने उसको जो है उसका फार्मूला बड़ा करके लिखा, बिकॉज एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है v2 बोले तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, और जैसे कि यहाँ पर भी होगा v1 माइनस u1 अपॉन टाइम, और ये आया यहाँ पर देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन टी, ये फार्मूला होता है जो कि हमको पता है। तो अभी ये इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये निकल के आएगा, वो होगा m2 इन ब्रैकेट v2 माइनस u2, ठीक है। v2 माइनस u2 इज इक्वल टू माइनस m1 v1 माइनस u1,
ओके, इनटू ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो ऐसा आएगा, ये टी टी क्या होगा, यहाँ पर कैंसिल कर देंगे टी टी को। देन यहाँ पर देखो ये है M2 ये M2, वो तो M2V2 प्लस M1V1, ये M1V1 एंड M2V2 को पास लाया, ठीक है। तो यहाँ पर इसको पास लाया और इसको M1U1 एंड M2U2, तो इसकी वेलोसिटी एक जगह पर लाई हमने, ये V बोले तो फाइनल वेलोसिटी एक जगह पर और इनिशियल वेलोसिटी एक जगह पर, और हमारे पास निकल के आया द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल फाइनल मोमेंटम, जो टोटल फाइनल मोमेंटम है वो है M2V2 एंड M1V1, वो होगा द टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल इनिशियल मोमेंटम, जो होगा M1V1 एंड M2V2। मतलब इसका क्या है, तो टोटल जो फाइनल होगा ना वो क्या होगा, तो देखो इसका सीधा सीधा एक कहना है, वो है सिंपल के अंदर, तो यहाँ पर सीधा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल फाइनल मोमेंटम द इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल इनिशियल मोमेंटम। जितना इनिशियल में मोमेंटम था उतना ही फाइनल मोमेंटम था, और ये मतलब कि क्या बराबर ही है, ठीक है। तो मतलब फाइनल मोमेंटम का जो टोटल मैग्नीट्यूड है वो इनिशियल मोमेंट के मैग्नीट्यूड के जैसा है। मतलब यहाँ पर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बोलते यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व हुआ है, जितना हमने लॉस किया था उतना हमको मिल गया है, मतलब कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यह है हमारा फॉर्मूला लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके निकाला। वो आया हमारा M2V2 प्लस M1V1 इज इक्वल टू M1U1 प्लस M2U2, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला जो है वो निकल के आया, और ये M1V1 ये कैसे निकल के आया वो अभी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा बता दिया है। तो ये क्या है, तो दिस if no external force is acting on two objects when their total initial momentum is equal to their total final momentum, जो initial momentum है उसके अकॉर्डिंग उसके इतना ही होगा final momentum, thus this statement is true for any number of object। so कौन सी भी दो ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे पे अगर कोलाइड होगी, एक दूसरे के साथ कोलाइड होगी, तो उसका जो इनिशियल मोमेंट होगा वो फाइनल मोमेंट के बराबर होगा। जितना फोर्स इसने इस पर ऐड किया उतना ही फोर्स ये इस पे ऐड करेगी, बिकॉज ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो यहाँ पर देखो व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन टू इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स, इंटरेक्टिंग बोले तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता है उनका। सो अगर नो एक्सटर्नल फोर्स, अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हुआ इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर, देयर टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, उसका जो मोमेंटम है टोटल वो कांस्टेंट रहेगा, इट डज नॉट चेंज। तो इसको ही हमको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यह है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ पर आपको सिंपल में समझ में आएगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इनिशियल मोमेंटम। उसके बाद देखो आप यहाँ पर लास्ट में है when two object collide the total momentum before collision is equal to total momentum after collision, जो कि हमने फार्मूला निकाला वो है M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू 0, और हम इसको ऐसा लिख सकते हैं V2 इज इक्वल टू माइनस M1 अपॉन M2 इंटू V2, ठीक है। तो V1 सॉरी ये V2 इज इक्वल टू माइनस M1 अपॉन M2 इंटू V1। तो इस तरीके से हम इसको भी ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर ये फार्मूला भी मतलब कि राइट है, ठीक है। तो यह है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फार्मूला। एज द मासेस ऑफ द गन इज मच हायर देन द मास ऑफ बुलेट, तो जो बुलेट है उसका मास कम है गन से, गन का मास ज़्यादा है, बुलेट का मास कम है। देन वेलोसिटी ऑफ द गन इज मच स्मॉलर देन द वेलोसिटी ऑफ बुलेट, लेकिन जो गन की वेलोसिटी है वो बुलेट से बहुत ज़्यादा स्मॉल है। ओके सो मतलब क्या, तो मास बुलेट का कम है लेकिन बुलेट की वेलोसिटी ज़्यादा है, गन का मास ज़्यादा है लेकिन वेलोसिटी कम है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम ऑफ द बुलेट एंड द गन आर इक्वल, लेकिन ये दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है एंड देयर डायरेक्शन आर अपोजिट, इसके डायरेक्शन अपोजिट है। मतलब हम जो बंदूक चलाते हैं, बंदूक चलने के बाद जो बुलेट यहाँ पर निकलती है, लेकिन उसका फोर्स जो है वो गन जो है वो पीछे वाले डायरेक्शन में जाती है। तो आपने कभी देखा होगा कि जैसे हम फायर करते हैं तो जो गन है वो पीछे वाली डायरेक्शन में आती है एंड जो बुलेट है वो आगे वाली डायरेक्शन में जाती है, मतलब इसकी जो डायरेक्शन है उसकी अपोजिट होती है एंड दस द टोटल मोमेंटम इज कांस्टेंट। लेकिन जो टोटल मोमेंट होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब कि जितना आगे जा रहा है फोर्स उतना ही पीछे आ रहा है एंड द टोटल मोमेंटम इज आल्सो कांस्टेंट ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ द रॉकेट, लॉन्च ऑफ रॉकेट। तो जो लॉन्च होता है रॉकेट तो वहाँ पर भी ये जो है वो मोमेंटम कांस्टेंट होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मतलब क्या, तो गन का मास ज़्यादा है लेकिन उसकी वेलोसिटी कम है, बुलेट का वेलोसिटी ज़्यादा है लेकिन मास कम है, फिर भी जो गन का मोमेंटम है वो मास के मोमेंटम, मतलब कि जो गन का मोमेंट है वो बुलेट के मोमेंटम में जैसा ही होगा,
ठीक है, लेकिन उसकी डायरेक्शन सिर्फ अपोजिट होगी। तो ये है यहाँ पर हमारा पार्ट नंबर 7 खत्म होता है, चैप्टर नंबर 1 लॉज ऑफ मोशन क्लास 9th साइंस का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच।